हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, आज हम लोग रेलवे के टॉप 30 जीके जीएस पीवाई की क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथियों, आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, आप लोग सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। और साथियों, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछूं तो उसका जवाब भी आप लोग देने का प्रयास करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, सोहन सिंह भागना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? साथियों, सोहन सिंह भागना किस पार्टी के अध्यक्ष थे? युगांतर, गदर पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर मुस्लिम लीग? साथियों, सोहन सिंह भागना किस पार्टी के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर हो जाए इसका गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। आपको याद रखना है। साथियों, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके सोहन सिंह भागना थे। और संस्थापक महामंत्री कौन थे? तो संस्थापक महामंत्री लाला हरदयाल सिंह थे। कौन थे? लाला हरदयाल सिंह इसके संस्थापक महामंत्री थे। और साथियों, एक और पूछा जाता है, कोषाध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, कोषाध्यक्ष इसके कौन थे? तो आपको याद रखना है, पंडित काशीराम दुबे थे। आपको याद रख, काशीराम थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये तीन नाम याद रखना है, पंडित काशीराम, और साथियों लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना। और साथियों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है गदर पार्टी से। गदर पार्टी ने अपनी पहली पत्रिका कौन सी जारी की थी? तो गदर पार्टी ने अपनी पहली पत्रिका गदर पत्रिका जारी की थी। और यह उर्दू भाषा में जारी हुई थी। आपको याद रखना है, इससे भी एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों, ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना साथियों आपको याद रखना है 1900 कब हुई थी? 6 में हुई थी। आपको याद रखना है। तो इनसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? ऑप्शन में देखा है, राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? तो साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया था। तो यह कानून 1829 में बनाया गया था। इसके तहत भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय को बंगाल पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और साथियों, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो साथियों इन्होंने 1856 में क्या किया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके द्वारा लाया गया था। तो कब लाया गया था? 1856 में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ज्योतिबा फुले की बात करें तो इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आपको याद रखना है। चारों ऑप्शन काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में देखा है, नेपाली, बोडो, संथाली या अंग्रेजी? राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और साथियों, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। आपको याद रखना है। चलिए थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। तो 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कौन कौन? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, असमिया, बंगाली, उड़िया, उर्दू और संस्कृत। ये साथियों मूल संविधान में थी। 21वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो ये 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और साथियों 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? साथियों, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यह कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। तो IMF का फुल फॉर्म क्या है? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आपको याद रखना है, IMF का है। और साथियों, वर्ल्ड में IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये आपको याद रखना। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।
और साथ ही एडीबी की स्थापना कब हुई थी? एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूटीओ की 1995 में स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। साथियों इसमें से हम लोग कुछ डिटेल में देखते हैं कि आईएमएफ की मैंने बता दिया 1944 में स्थापना, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय। वर्ल्ड बैंक इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी, फिलीपींस मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है एडीबी का। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। जिनेवा में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। साथियों मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंग्रोव वन साथियों लवणीय मिट्टी में पाए जाते हैं, हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? लवणीय मिट्टी ज्वार प्रभावित क्षेत्रों में, ये समुद्र तटीय क्षेत्र हो गए, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष सम्मिलित है? ताड़ और नारियल। सुंदरी वृक्ष भी सम्मिलित है, यहीं पर पाए जाते हैं। तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? ये सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है। साथियों पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, राजस्थान, मणिपुर या फिर तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु क्षेत्र में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पोंगल त्यौहार 4 दिवसीय त्यौहार है और यह प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। पहला दिन इसका क्या है? पहला दिन भोगी भोगी पोंगल कहते हैं इसे, और यह इंद्र भगवान को समर्पित है। इंद्र भगवान की पूजा की जाती है भोगी बिहू में। दूसरा दिन कहलाता है पोंगल, इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल, इसमें गाय की पूजा की जाती है। और चौथा दिन पूनम पोंगल होता है, इसमें फसल उत्सव यह मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखें 4 दिवसीय त्यौहार पोंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 21 में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 ए में क्या है? तो 21 ए में शिक्षा का अधिकार है, ये आपको याद रखना है। किसका अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य का नियोजित पहला शहर था। साथियों मुगल साम्राज्य का पहला शहर कौन सा था? इस्लामाबाद, आगरा, दिल्ली या फिर फतेहपुर सीकरी। साथियों राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी था, डी राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी या इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1971 में, 71-72 में, 1971-72 में अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। साथियों सिडबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1990, 88, 92 या 94। राइट आंसर हो जाएगा 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और साथियों इसके वर्तमान में एमडी कौन है? तो वर्तमान में एमडी शिव सुब्रमण्यम रमन है। कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन, ये आपको याद रखना, इसके एमडी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। साथियों एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? तमिलनाडु, गुजरात, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। साथियों एशियाई शेर यह आपको याद रखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुजरात में कोई एक नेशनल पार्क का नाम बताइए, गिर नेशनल पार्क को छोड़ करके। तो इसके नेशनल पार्क हो जाएंगे गिर, बंसदा और साथियों ब्लैक बक और साथियों मरीन, ये आपको याद रखना है गिर, बंसदा, ब्लैक बक और मरीन, ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे देखते हैं, दिया है भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो साथियों भारतीय संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963 में। 1963 में भारत में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। और यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद आर्टिकल 3431 में है, ये आपको याद रखना है। और इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी। और लिपि कौन है? लिपि है देवनागरी।
लिपि कौन हो जाएगी? देवनागरी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 100 दिनों का रोजगार किस योजना के तहत दिया जाता है? मनरेगा, अन्नपूर्ण योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि स्वरोजगार योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मनरेगा योजना। साथियों, मनरेगा योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2 फरवरी 2006 में हुई थी, आपको याद रखना है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम नरेगा हुआ करता था। और साथियों 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम मनरेगा हो गया। क्या? मनरेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि हम लोग अन्नपूर्ण योजना की बात करें तो साथियों अन्नपूर्ण योजना की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में, सन 2000 में अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत हुई। जवाहर समृद्धि रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको याद रखना है। जवाहर समृद्धि रोजगार योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में। और साथियों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत आपको याद रखना है 1999 में इसकी भी शुरुआत हुई थी। तो दोनों की शुरुआत कब हुई थी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में। अन्नपूर्ण की कब हुई थी? 2000 में। और मनरेगा की 2006 में। और इसका नाम परिवर्तित कब हुआ? 2009 में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, बूलर झील, वेम्बनाड झील या फिर सांभर झील। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सांभर झील। यह साथियों भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? वेम्बनाड झील साथियों आपको याद रखना केरल राज्य में स्थित है और यह साथियों भारत की सबसे लंबी झील है। बूलर झील कहाँ पर है? यह जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील आपको याद रखना है उड़ीसा में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? डेसिबल, डॉप्सन, बैरोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन से मापा जाता है तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता। और साथियों बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। क्या? वायु माप, ये आपको याद रखना है। और साथियों वायुमंडल की परतों को हम लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले दिया गया है एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? डोलोमाइट, हेमेटाइट, क्रायोलाइट या फिर बिटुमिनस। साथियों एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोलाइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क। और एक और है बॉक्साइड। बॉक्साइड भी किसका है? बॉक्साइड भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यह है साथी उड़ीसा राज्य में सबसे सर्वाधिक बॉक्साइड पाया जाता है, आपको याद रखना है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट आपको याद रखना है लोहे का अयस्क है, लोहे अयस्क है हेमेटाइट। और साथ ही डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट आपको याद रखना है, यह मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट। बिटुमिनस किसका अयस्क है? तो यह कोयले का अयस्क है। कोयले का अयस्क क्या है? बिटुमिनस है। और साथ ही एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ये सभी किसके हैं? कोयले के अयस्क है, ये आपको याद रखना। कौन सी? एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट ये किसके हैं? कोयले के हैं, आपको याद रखना है। लोहा का क्या हो जाएगा? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सभी लोहे के हैं। डोलोमाइट मैग्नीशियम का है। क्रायोलाइट और बॉक्साइड एल्यूमिनियम का है। आगे देखते हैं। दिया गया है मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रवी ग्रंथि के साथ साथ बाह्यस्रवी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है? ऑप्शन में दिया गया है अधिवृक्क, अश्रु, अग्नाशय या फिर थायराइड। राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। यह अंतःस्रवी ग्रंथि और बहिःस्रवी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है। अधिवृक्क ग्रंथि यह साथियों किडनी के ऊपर होती है, जस्ट किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि होती है। अश्रु ग्रंथि आंखों के ऊपर होती है, जो आंसू आते हैं अधिवृक्क ग्रंथि से आते हैं। और साथियों थायराइड ग्रंथि यह गले में होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? साथियों प्रिज्म में सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। साथियों लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है और इसका विचलन सबसे कम होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो बैगनी रंग की।
बैगनी बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और इसका विचलन सर्वाधिक होता है। विचलन सर्वाधिक होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, पेट्रोल, एल्कोहल या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा कपड़ों पर लगे हुए जंग के दाग को हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं, दिया है वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में देखा है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर पायरोमीटर। साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? तो द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और साथियों बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। पायरोमीटर क्या है? यह उच्च ताप मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या है? उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, दिया गया है लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? साथियों लोक लेखा समिति में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा से इसके आपको याद रखना 15 सदस्य चुने जाते हैं। और साथियों राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 7 सदस्य। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि कुल सदस्य कितने होते हैं? 22। राज्यसभा से 7। और इसका काम क्या होता है? लोक लेखा समिति का कार्य है सीएजी की रिपोर्ट का जांच करना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? ऑप्शन में देखिए है 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर या फिर 121 किलोमीटर। साथियों दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जो पृथ्वी है, अर्थ है, जो अर्थ में के बीच में सेंटर में कौन सी रेखा होती है? तो यह 0 डिग्री अक्षांश होती है। इसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना भूमध्य रेखा। और इसके उत्तर में 23 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और साथियों दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, आपको याद रखना है। और साथियों दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करने वाला जलमार्गों की पहचान कीजिए। साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? जैसे अंडमान हो गया, अंडमान में 4 द्वीप है, निकोबार में 3 द्वीप। तो अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। डंकन पास किसको अलग करता है? डंकन पास हो गया, यह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये डंकन पास अलग करता है। डंकन पास ये साथियों दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान इन दोनों को अलग करता है। यदि हम लोग 8 डिग्री चैनल की बात करें, 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है? तो यह साथियों मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। किसको? मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। और साथियों 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय और कवरत्ती को अलग करता है। कवरत्ती जो लक्षद्वीप की राजधानी है, कवरत्ती को मिनिकॉय से अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय से मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, रेडियो डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? साथियों रेडियो डेटिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर कहाँ पर है? गुजरात, सिक्किम, कर्नाटक की केरल। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और साथियों आप लोग कर्नाटक के एक दो और बताइए राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? कर्नाटक में एक तो बांदीपुर हो गया, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा और नागरहोल, ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में नेशनल पार्क है। सिक्किम का बताइए, सिक्किम में कौन है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। गुजरात में कौन है? मैंने पहले भी बताया गुजरात में गिरवंशदा, ब्लैक बक और मरीन। केरल के राष्ट्रीय उद्यान के नाम बताइए। साइलेंट वैली हो जाएगा और पेरियार, ये कहाँ पर है? केरल राज्य में है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? मालप्रभा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? मालप्रभा परियोजना यह आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। और किस नदी पर है? मालप्रभा नदी पर है।
मालप्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? तो मालप्रभा नदी जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है वायुमंडल की किस परत में मौसम से संबंधित घटनाएं घटती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। साथ ही जो पृथ्वी का सब ऊपरी भाग है जहाँ पर वर्षा होती है और बादल वगैरह होते हैं, यह क्षोभ मंडल है। इसी में मौसम संबंधी घटनाएं होती है और इससे यह कहाँ तक पाया जाता है? 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह समताप मंडल की ऊंचाई है, तो समताप मंडल पाया जाता है। और समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल आता है। आयन मंडल 80 किलोमीटर से, आयन मंडल क्या है? 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है लगभग। और बहिर्मंडल, बहिर्मंडल जो आपका है वह 400 से ऊपर का जो भाग है वह बहिर्मंडल ही आपको याद रखना है। और सैटेलाइट वगैरह कहाँ पर स्थित होते हैं? यह आयन मंडल पर होते हैं 80 से 400 किलोमीटर के बीच में, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। दिया गया है कनिष्क के समकालीन कौन थे? साथियों कनिष्क के समकालीन कौन थे? अश्वघोष, कम्मन, नागार्जुन, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, नागार्जुन या फिर कम्मन, बाणभट्ट या फिर अश्वघोष? साथियों कनिष्क के समकालीन कौन थे आप लोग बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। ये तीनों किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। साथियों कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संघ, चौथी बौद्ध संहिता हुई थी, ये आपको याद रखना है कनिष्क के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे, आपको याद रखना है। आप लोग वसुमित्र की कोई पुस्तक बताइए। वसुमित्र की पुस्तक क्या है? तो महाविभाषा, महाविभास, महाविभास ये किसकी है? वसुमित्र की पुस्तक है। महाविभास इसे बौद्धों का विश्वकोश कहा गया है। और अश्वघोष, अश्वघोष की पुस्तक का नाम बताइए। अश्वघोष की पुस्तक का नाम है बुद्धचरित, बुद्धचरित। और इसको क्या कहा गया है? तो बौद्धों का रामायण कहा गया है। नागार्जुन की बात करें तो इन्हें साथियों भारत का आइंस्टाइन कहा गया है। नागार्जुन को क्या कहा गया है? भारत का आइंस्टाइन कहा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निकोलो कांटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कांटी नामक इटालवी यात्री जो इटली का यात्री था, यह किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या फिर हरिहर और द्वितीय? हरिहर द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा इसका देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी भारत आया था, ये आपको याद रखना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और देवराय किस साम्राज्य का शासक था? तो यह साथियों आपको याद रखना विजयनगर साम्राज्य का शासक था। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन में देखिए 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों इसके प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, आपको याद रखना। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 250। और साथियों इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साथियों ऑप्शन में दिया है थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या फिर साइनोकोबालमिन। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। थायमिन किसका है? बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। और बी2 का रासायनिक नाम क्या है? बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। और नियासिन किसका है? नियासिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है, किसका? बी3 का, ये आपको याद रखना है। साथियों ये थे हमारे टॉप 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।